हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। अच्छा रहना भी चाहिए। और परीक्षा की तैयारी भी तो चल रही होगी, लगभग तैयारी भी हो चुकी होगी ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए कि समय अब ज़्यादा बचा हुआ है नहीं। तो अब इतना समय में तो अब रिवीजन पूरा हो ही गया होगा। अब ये सेट हम लेकर के आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। और ये सेट खास करके इसलिए लाए हैं ताकि तैयारी कैसी है ये हम चेक करना है। तैयारी हो गई है तो इस सेट को खुद से सॉल्व करके देखना है पहले कि मेरा कितना नंबर आ रहा है। 40 क्वेश्चन है, इसमें से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं ये खुद से जांच करके देखना है पहले, इसलिए ये सेट को हम लाए हैं। इसमें सभी चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा सेम उसी टाइप से दिया हुआ है क्वेश्चन। हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट वाला ही दिया हुआ है और सबका सॉल्यूशन भी बहुत इजी तरीके से किया गया है, ताकि कोई भी स्टूडेंट जिसे मैथ से डर भी लगता होगा वो भी हर क्वेश्चन को आसानी से समझ सके। तो सब क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करके और देखना है पहले, उसके बाद फिर मिलाना है कि मेरा आंसर से मैच हो रहा है या नहीं और कितना सही हुआ और तैयारी कैसी है इसका अनुमान लगेगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम टॉपिक पे आएंगे। और उससे पहले एक बात और बता दे रहे हैं कि ये अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7x² प्लस 6x माइनस 2 में x का गुणांक क्या है। यहाँ पे x का गुणांक पूछ रहा है कि क्या होगा ये। तो x का गुणांक वही होगा, x का गुणांक जो x के साथ गुना में होगा। तो यहाँ जो दिया हुआ है इसमें x के साथ गुना का अंक है प्लस में 6। तो यहाँ पे x का गुणांक पूछ रहा था कि x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक हो जाएगा 6। ऑप्शन बी में दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। 3 और 4 के बीच में कौन संख्या है ये पूछ रहा है। तो 3 और 4 के बीच का संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से हम भाग दे देंगे। 3 और 4 7 हो जाएगा, 7/2। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, इसका क्या मान होगा। तो हमको निकालना है √5 माइनस √2 और उसको गुना करना है √5 प्लस √2, इसका मान निकालना है। तो ये है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस फॉर्म में है। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे a के जगह पे √5 है तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस b के जगह पे √2 है तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 5 हो जाएगा क्योंकि रूट और स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा। वैसे ही √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 32 का पावर 2/5 इसके बराबर क्या होगा। तो 32 का पावर 2/5 का मान निकालना है। तो सबसे पहले 32 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में ये 16, फिर 2 बार में देंगे 8 होगा, फिर 2 बार में देंगे 4 होगा, फिर 2 बार में देंगे तो 2 आएगा। यहाँ आगे अब 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया हुआ है। तो 32 का पावर हमको दिया हुआ है 2/5, इसका मान निकालना है। तो 32 का गुणनखंड किए तो 2 का पावर आया 5, तो 32 के जगह पे हम लिख देंगे 2 का पावर 5। अब इसका होल पावर दिया हुआ है 2/5, तो 2/5 हो गया। अभी ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5, जो ब्रैकेट में था वो हो गया,
ब्रैकेट हटेगा, ये गुना हो जाएगा, 2/5 जो है तो ये हो जाएगा 2/5 पावर में, ये 5 और 5 कट जाएगा तो 2 का पावर 2, ये हो जाएगा 4। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है ये पूछ रहा है। तो बहुपद कहेंगे हम उसी को जिसमें चर जो है उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर जैसे कि x, y, z कुछ भी रह सकता है चर, ये सब चर है। चर कहते हैं जिसका मान बदल सकता है। x का मान कभी 0 भी हम लोग ले लेते हैं, कभी x से आ जाता है, कभी -1, कभी 2, 4 कुछ भी आ जाता है x का मान, तो ये सब है चर। अचर कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता, जैसे 3, 4, 5 ये सब हमेशा 3 है तो वो हमेशा 3 ही रहेगा, लेकिन x का मान कभी 0 भी आ जाएगा, कभी 1 आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, इसलिए ये सब है x, y, z ये सब ही है यहाँ पे चर। अब बहुपद वो कहलाएगा जिसमें चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या कहने का मतलब है कि 0, 1, 2, 3 ये सब अगर रहेगा तो चर का घात में अगर ये सब रहेगा तो हो जाएगा वो बहुपद। अरे अगर चर का घात में रूट वाला रहे, जैसे रूट में अगर रहेगा ये x, या तो फिर चर का घात में अगर माइनस में रहेगा पावर x का पावर -1, या तो फिर बट्टे में रहेगा चर 1/x, अगर इस तरह का रहेगा तो ये बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, इसमें दिया है x² + 6x + 7, इसमें x का घात जो पावर कहते हैं तो x का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब x का पावर 0 है, तो 0, 1, 2 ये सब पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद हो जाएगा। यहाँ हमको पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे चर है x और यहाँ है y, x का पावर भी 1 है, y का पावर 1 है, एक दोनों का ये पावर 1 1 है, 1 है पूर्ण संख्या, तो ये हो जाएगा बहुपद। सी में चेक करते हैं, यहाँ पे है x + 5/y, सी में दिया हुआ है x + 5/y। अब y जो है वो बट्टे में आ गया, तो चर को बट्टे में नहीं होना चाहिए बहुपद होने के लिए, अगर बट्टे में हो जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा, तो यही होगा इसमें कि बहुपद नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछ रहा है कि बहुपद x - 2 का शून्यक कौन है। x - 2 का शून्यक निकालना है, तो जिसका भी शून्यक निकालने का रहता है तो उसको हम लिख देंगे x - 2 = 0 कर देंगे, तो इससे जो x का मान आएगा वही हो जाएगा उसका शून्यक। तो x - 2 = 0 किए, इससे x बराबर आ गया 2, ये 2 यहाँ माइनस में है, जब बराबर के दाहिना तरफ जाएगा तो वो हो गया प्लस में, तो x का मान हो जाएगा 2, यही हो जाएगा इसका शून्यक। तो ये हो गया क्वेश्चन 6। आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है बहुपद, एक लिखा हुआ है, इस बहुपद का घात पूछ रहा है कितना होगा। बहुपद का घात निकालने के लिए हम जानते हैं कि कोई भी बहुपद जो दिया हुआ है तब उसमें जो चर होगा, चर का अधिकतम जो पावर होगा उसी को कहेंगे बहुपद का घात। तो यहाँ पे चर है मेरा x, चर मतलब कि जिसका मान चेंज होगा, बदलेगा, तो x का मान बदल सकता है, ये 5, 4, 7, 12 ये सब का मान तो कभी नहीं बदल सकता है, तो ये सब हो गया अचर। चर है x, अब x का अधिकतम पावर जो होगा वही हो जाएगा उस बहुपद का घात। अब यहाँ पे x का पावर 3 है और यहाँ पे x का पावर 4 है, तो सबसे अधिकतम पावर यही है, यहाँ पे x का पावर 1 है सिर्फ। पावर मतलब घात हो गया, यानी कि x के साथ गुना में है, वो नहीं देखना है कि यहाँ 5 है गुना में तो हम 5 इसका बता दें कि घात 5 होगा। ये है x³ का गुणांक 5, लेकिन x का जो अगर पावर पूछा जाएगा कि अधिकतम कितना है तो इसमें पावर 3 है और इस x में पावर इसका 4, तो अधिकतम पावर जो रहता है वही होता है बहुपद का घात। तो x का अधिकतम पावर 4 है तो इसका बहुपद का घात हो जाएगा 4। आगे क्वेश्चन है 8, बहुपद दिया हुआ है px = x³ + x² + x + 1,
इसको x + 1 से विभाजित करने पर बोल रहा है कि शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल क्या आएगा ये जानने के लिए इस px को x + 1 से भाग दे के देखने की ज़रूरत नहीं है, वो भाग दे के देखने से बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका शेषफल क्या आएगा ये जानने के लिए जिससे हमको भाग देना है, यानी x + 1 से भाग देना है, तो x + 1 बराबर कर देंगे 0। इससे x का मान आ जाएगा -1। ये +1 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा -1, तो यहाँ हो गया x का मान -1 आ गया। अभी x का इस -1 को हम ये px जो दिया हुआ है इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 बैठा देंगे, इससे जो मान निकलेगा वही हो जाएगा शेषफल। तो है पहले x की जगह पे -1 रखेंगे तो यह हो जाएगा -1 का क्यू, प्लस दूसरा है x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है तो इसकी जगह पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर है प्लस में x तो हो जाएगा प्लस x की जगह पे रख देंगे -1, फिर +1 दिया हुआ है तो +1 हो गया। अब -1 का क्यू करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, फिर प्लस गुने माइनस ये हो जाएगा -1 और ये +1 का +1। अब +1 -1 -1 सब कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सब बच जाएगा सिर्फ 0। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। द्विपद यहाँ पे दे रहा है, पूछ रहा है कौन सा होगा। ये द्विपद देख करके बहुपद द्विपद देख करके बहुत से बच्चे तुरंत ऑप्शन ये मार देते हैं कि ये सही होगा, जो कि ये गलत हो जाएगा। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन जब दिया हुआ रहेगा तो उसको पहले अच्छे से पढ़ के समझ लेना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा बहुपद द्विपद है। द्विपद मतलब कि किस बहुपद में 2 पद है, 2 पद वाला बहुपद को बताना है। पहला यहाँ पर दिया है वह x² - 9x + 14, इसमें 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद। बहुपद जो होता है वो जब प्लस या माइनस से अलग जो होता है तो जितना उतना उस बहुपद का कुल पद कहलाता है। इसमें ये एक माइनस है एक प्लस है, तो इससे 3 पद अलग हो रहा है, 1 पद 1 2 पद 1 3 पद। इस बहुपद में कुल 3 पद हो गया। बी में दिया हुआ है 9x, तो ये है सिर्फ 1 पद, ये 2 पद नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में यहाँ पे गुना का चिन्ह है। जोड़ या तो घटाव से जब अलग होगा तभी वो कहलाएगा अलग अलग पद। तो ये दोनों के बीच यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो ये दोनों मिलकर के केवल 1 पद कहलाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 5x² - 9x, तो ये हो जाएगा 2 पद, 1 पद हो गया ये और 1 पद ये, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, गलती नहीं करना है। अगर एग्जाम में पूछ दे तो द्विपद बहुपद दिया हुआ है तो इसको तुरंत ये वाला ऑप्शन नहीं मार देना है कि ये होगा द्विघात बहुपद। सो द्विघात नहीं पूछ रहा है, द्विघात बहुपद पूछता तो ये हो जाता, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा बहुपद द्विपद है, मतलब किस बहुपद में केवल 2 पद है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है बिंदु 1 2 -2 3 -2 -3 है और है 2 -3। ये स्थित है, कहाँ स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, और आगे दिया है कि चतुर्थ चतुर्थांश में। ये बिंदु तीनों बिंदु कहाँ पे स्थित है, तो पहला बिंदु है 1 और 2। इसमें हम जानते हैं कि पहले जो रहता है वो x का मान रहता है और बाद में जो रहता है वो y का मान रहता है। तो x का मान भी है प्लस में और y का भी मान है प्लस में, दोनों प्लस प्लस हो गया। दूसरा बिंदु दिया हुआ है -2 और -3, इसमें x का मान है माइनस में और y का मान भी है माइनस में, तो x और y दोनों इसमें माइनस माइनस हो गया। एक में दोनों प्लस प्लस है, एक में दोनों माइनस माइनस है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी सही, कि एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। ये बिंदु और ये बिंदु दोनों एक ही चतुर्थांश में नहीं होगा, एक प्लस वाला है, दोनों प्लस प्लस है, एक दोनों माइनस माइनस है। फिर एक और बिंदु जो दिया है उसमें x है प्लस में, y है माइनस में,
तो फिर इसमें एक प्लस एक माइनस हो गया, तो तीनों बिंदु अलग अलग चतुर्थांश में होगा। तो सिर्फ एक बिंदु 1 2 ये तो पहला चतुर्थांश में होगा, तो इसको देख करके तुरंत प्रथम चतुर्थांश में नहीं टिक लगा देना है। यहाँ पे तीनों बिंदु के बारे में पूछ रहा है कि तीनों बिंदु कहाँ पर होगा, तो इसका आंसर सी होगा सही, कि एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। आगे क्वेश्चन है, बिंदु 0-7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है? 0-7 वो किस चतुर्थांश में होगा कि कोई अक्ष पर होगा, ये पूछ रहा है। 0 और -7, इसमें x का मान है 0 और y का मान है -7, तो ये कहाँ पे स्थित होगा ये चीज़ हमको बताना है। तो ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। x अक्ष में इधर प्लस में होता है, इधर होता है माइनस में। ये y अक्ष में इधर प्लस में होता है और इधर होता है माइनस में। तो x का मान 0 दिया हुआ है, x का मान 0 दिया हुआ है, तो अगर हम इधर जाएंगे तो x का मान बढ़ते जाएगा, अगर यहाँ से इधर आएंगे तो x का मान माइनस में होते जाएगा। लेकिन x का मान 0 दिया हुआ है, तो x का मान 0 y अक्ष पर होता है। y अक्ष पे कहीं भी हम चलेंगे तो x का मान 0 रहेगा। और y का मान दिया है -7, y का मान -7, तो ऊपर जाएंगे तो y प्लस में हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो y माइनस में होते जाएगा। तो -7 दिया, मान लेते हैं यहाँ पे है मेरा -7, तो y का मान -7 यहाँ आ गया, और x का मान 0 होता है y अक्ष पर, तो y अक्ष पर ही रहेंगे तभी मेरा x का मान 0 रहेगा, और y का -7 है तो यहाँ पर हमको आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बिंदु y अक्ष पर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होगा? कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर है तो उस बिंदु का निर्देशांक कैसा होगा? 0 0 होगा कि 0 y होगा कि x y होगा कि 0 x होगा। अब x अक्ष पर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा x अक्ष और ये हो जाएगा y अक्ष। अब x अक्ष पर जब कोई भी बिंदु रहेगा तो x अक्ष पे कहीं भी रहेगा तो y का मान रहेगा 0, तो y का मान 0 है एक इसमें और इसमें एक है y का मान 0। पहले वाला मान होता है x वाला और बाद वाला होता है y वाला, तो बाद वाला y वाला 0 इसमें भी है और बाद में y वाला मान होता है वो 0 इसमें भी है। तो ये दोनों में से कोई एक होगा, अब दोनों में से कौन होगा ये हमको देखना है। x अक्ष पर जब बिंदु स्थित है तो x का कुछ मान होगा, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो x का मान जो भी होगा उसको हम x का मान को x मान लिए, और y का मान तो x अक्ष पर है तो y का मान 0 होगा, तो एक हो गया x, एक हो गया 0, तो x अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x और 0, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आगे है क्वेश्चन, x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण कैसा होगा? तो x अक्ष पे हम जानते हैं कि y का मान होता है 0, तो x अक्ष का समीकरण हो जाएगा y बराबर 0, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है कि एक है 5 सेंटीमीटर और एक है 14 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसका d1 इसका हो जाता है, एक विकर्ण को हम मान लेते हैं कि d1 है और दूसरा विकर्ण हम मान लेते हैं d2 है, तो समचतुर्भुज का विकर्ण हो जाता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी कि d1 इंटू d2, तो हो गया 1/2 इंटू d1, एक d1 है 5 और दूसरा जो d2 है वो है 14, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 7, 7 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 35, तो इसका हो जाएगा 35 वर्ग सेंटीमीटर। फॉर्मूला को याद रखना होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है d1 इंटू 1/2 d1 इंटू d2, यानी 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल।
आगे दिया हुआ है कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है। ए बी सी जो है वो कोई भी त्रिभुज का 3 भुजा का लंबाई, मान लेते हैं ये भुजा का लंबाई ये है, इसका बी है, इस भुजा का लंबाई है सी। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही होगा, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए माइनस बी ग्रेटर देन सी, ए प्लस बी बराबर सी, ए माइनस बी बराबर सी यहाँ पे है। तो कौन सही होगा, तो किसी भी त्रिभुज में हम जानते हैं कि त्रिभुज का ये गुण होता है कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजा को जब जोड़ेंगे तो वो हमेशा तीसरी भुजा से अधिक ही होगा। कोई भी 2 भुजा को जोड़ दें वो तीसरी भुजा से अधिक होगा। तो 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक, यही वाला होगा। कोई भी 2 भुजा लेंगे ए प्लस बी तो वो सी से बड़ा होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि 70 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या है। पूरक कोण हम जानते हैं कि कोई भी 2 कोण जब मिल करके 90 डिग्री होगा तब वो कहलाएगा दोनों पूरक कोण, और अगर 2 मिल करके 180 डिग्री होगा तब वो कहलाता है समपूरक कोण। तो यहाँ पे पूरक पूछ रहा है हमको, तब पूरक कोण दोनों मिल करके होना चाहिए 90 डिग्री। अब इसमें से एक दे दिया है 70 डिग्री, तो दूसरा क्या है, तो दूसरा 90 डिग्री में से 70 डिग्री को घटा देंगे, जो होगा वही हो जाएगा इसका पूरक कोण, तय हो जाएगा 20 डिग्री। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है, पूछ रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा। कोई भी एक त्रिभुज है जिसमें से उस त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है। कोई भी मान लेते हैं ये एक त्रिभुज हो गया, इसका एक कोण जो है वो शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है। ये दोनों कोण के जोड़ के जितना आएगा उतना ये कोण अकेले ही है, तब वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो ये हो जाता है समकोण त्रिभुज। ऐसा समकोण त्रिभुज में होता है कि दोनों एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। कोई भी वर्ग सीमा, जैसे मान लेते हैं वर्ग अंतराल दिया हुआ 10 से 20, इसमें 20 को कहते हैं उच्च वर्ग सीमा और 10 हो जाएगा मेरा निम्न वर्ग सीमा। तो दोनों के बीच का अंतर मतलब 20 माइनस 10 बराबर 10 हुआ। तो ये 10 जो है वो क्या कहलाता है, ये हो जाता है वर्ग का आकार। याद रखना है इसको अच्छे से, जल्दबाजी में वर्ग चिन्ह में टिक नहीं लगा देना है और वर्ग अंतराल में भी नहीं लगा देना है। दोनों के बीच का अंतर जो होता है वो कहलाता है वर्ग का आकार, साइज जो इसको कहते हैं, एच से इसको सूचित करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। त्रिभुज की सर्वांग समता का कसौटी पढ़े हैं हम लोग, उसमें कौन सर्वांग समता का कसौटी नहीं है ये पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन को देख लेना अच्छे से, यहाँ नहीं का बताना है। तो ए एस ये है, एस 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 भी है, एस ये एस भी है, ये जो है ये त्रिभुज की सर्वांग समता का कसौटी नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी, त्रिभुज है एक ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं त्रिभुज ए बी सी। अब इस त्रिभुज में दिया हुआ है कि ए बी और ए सी दोनों भुजा बराबर है, ए बी भुजा और ए सी भुजा ये दोनों बराबर है, और कोण ए सी बी बराबर 70 डिग्री है। कोण ए सी बी ये वाला कोण दिया है कि ये है 70 डिग्री। तो पूछ रहा है कि कोण ए बी सी का मान क्या होगा, ए बी सी ये वाला कोण का मान क्या होगा। तो त्रिभुज में हम जानते हैं कि अगर 2 भुजा आपस में बराबर है तो ये दोनों भुजा के सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा। जैसे ए बी और ए सी दोनों भुजा बराबर है तो ये भी भुजा के सामने का कोण ये 70 डिग्री दिया है और ए सी भुजा के सामने का कोण दोनों बराबर हो जाएगा। तो जब ये 70 डिग्री दिया तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही।
आगे दिया है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? तो कोण का अनुपात जो दिया है 3, 5, 9 और 13, इस अनुपात को जब हम तोड़ेंगे तो कोई भी कांस्टेंट को ले लेते हैं, तो ये कोण हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस 9x प्लस 13x। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, तो सभी कोण को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर। अब ये सभी को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 9 22 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30x बराबर 360। तो इसलिए ये x बराबर हो जाएगा 360/30। ये 30 यहाँ गुना में इधर जाके भागम हो जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे 36 को तो ये 12 आ जाएगा, तो x का मान आ गया 12। अब सबसे छोटा कोण इसमें 3x वाला ही होगा, तो हो जाएगा 3 × x, तो x के जगह पे 12 है तो हो जाएगा 3 को 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो सबसे छोटा कोण हो जाएगा 36 डिग्री। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज होता है। किस तरह का चतुर्भुज होता है? सबसे जो दिया है वो चीज़ हम बता देते हैं फिर से कि किसी चतुर्भुज को, एक चतुर्भुज हो गया ये, इस चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने वाले, इस सभी भुजा का मध्य बिंदु को क्रम से मिलाया गया है। सभी भुजा का मध्य बिंदु को, इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया। तो इस तरह से जो चतुर्भुज बनाया और ये वाला मेरा, ये किस तरह का चतुर्भुज बनेगा? तो ये हो जाता है समांतर चतुर्भुज होता है। ये जो चतुर्भुज बनेगा भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से ये हो जाता है समांतर चतुर्भुज। आगे दिया है कि आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC बराबर 7, ये B से C जो ये भुजा है ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है। AE बराबर 5 सेंटीमीटर, AE जो ऊपर से जो लंब खींचा गया है A से E ये है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बताना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में हो जाएगा इसका आधार गुना ऊंचाई। तो आधार 7 है, ये आधार BC हो गया, आधार 7, और इस त्रिभुज चतुर्भुज का ऊंचाई जो है वो ये है AC, जो लंब होता है वह ऊंचाई होता है। तो इसका AC है ऊंचाई जो कि 5 दिया हुआ है, तो 7 × 5 ये हो जाएगा इसका 35 वर्ग सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच में है एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज है और एक है त्रिभुज। अब ये दोनों जो है वो एक ही आधार है, मान लेते हैं ये आधार है मेरा AB और ये हो गया CD हो गया, AB और CD समांतर रेखा हो गया और आधार हो गया AB। अब एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच में एक समांतर चतुर्भुज है, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो गया और एक त्रिभुज भी है। यही आधार और यही समांतर रेखा के बीच में ये त्रिभुज भी है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है कि मान लेते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है गया 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके लिए हमको याद रखना होगा कि एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच में जो समांतर चतुर्भुज बनता है उसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना होता है। यानी एक त्रिभुज इधर जो बना है सेम उतना ही क्षेत्रफल का एक दूसरा भी त्रिभुज इधर बनता है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में। तो जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर दिया है तो ये समांतर चतुर्भुज जो है इसमें 2 त्रिभुज है, तो इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना। तो हो जाएगा 2 × 12 ये हो जाएगा
24। इसका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा सही। आगे क्वेश्चन है 26 नंबर में कि वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड जो है वो चाप और किसके बीच का भाग होता है? वृत्तखंड। सबसे पहले वृत्तखंड हम ये कर लिए, एक पहले एक वृत्त दिया हुआ था, इसका हम ये भी जो है इससे अब वृत्त को हम दो खंड में बांट दिए, एक इधर छोटा खंड हो गया, एक हो गया बड़ा खंड। तो इसको हम पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि जो बड़ा खंड हो वो कहलाता है दीर्घवृत्त खंड, इसको कहते हैं दीर्घवृत्त खंड, और जो छोटा वाला खंड है वो कहलाता है लघुवृत्त खंड। यह दो खंड में बट गया वृत्त, जिसके में से एक का नाम हो गया लघुवृत्त खंड और बड़ा वाला का नाम हो गया दीर्घवृत्त खंड। तो इस जो दो भाग में बांटा वो वृत्तखंड को एक चाप तथा किसके बीच का भाग होता है? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड ये जो बना हुआ है वो चाप हो गया, यहाँ से यहाँ ये भी, ये चाप हो गया। तो चाप और यही ये भी के बीच का ही भाग है ना ये वृत्तखंड, तो ये हो गया चाप और ये भी जो है वो मेरा हो जाएगा जीवा। तो वृत्तखंड जो होता है वो चाप और जीवा के बीच का भाग होता है। अगर इस वृत्तखंड को लेंगे तो ये भी हो जाएगा चाप और ये जीवा के बीच का भाग। तो वृत्तखंड जो है वो चाप और जीवा के बीच का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है कि तीन असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तीन असंरेखी, संरेखी बिंदु कहते हैं जो एक ही रेखा पर बिंदु अगर रहता है तो वो बिंदु कहलाता है संरेखी। यहाँ पे दिया हुआ कि तीन असंरेखी बिंदु, अलग अलग जगह पे तीन बिंदु अगर है तो उससे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो तीन असंरेखी बिंदु से एक वृत्त खींचा जा सकता है। इसका हो जाएगा एक और केवल एक, ऑप्शन ये। आगे क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज है कोई, इसका विकर्ण दिया हुआ है, एक 5 है और एक 14 है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण D1 है, दूसरा विकर्ण D2। तो 1/2, एक विकर्ण दिया हुआ 5, दूसरा दिया हुआ है 14, दोनों को गुना करेंगे तो ये 2 से काटेंगे 7 बार में, 7 और 5 को गुना कर देंगे हो जाएगा 35। इसका हो जाएगा ऑप्शन ये सही। आगे है कि एक वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। एक वृत्त दिया हुआ है, इसका एक जीवा जो है वो त्रिज्या के बराबर है। मान लेते हैं कि ये त्रिज्या है इसका AB और BC है इसका जीवा। तब जीवा BC जो है वो त्रिज्या के बराबर है, जितना ये है उतना ही ये भी होगा। जब AB त्रिज्या है तो ये से C को मिलाएंगे वो भी एक त्रिज्या हो जाएगा। तो AB और ये C दोनों त्रिज्या है तो दोनों बराबर होगा, और जीवा भी जो है वो भी दिया हुआ कि त्रिज्या के बराबर ही है। तो इसका मतलब AB होगा और BC और AC ये तीनों हो गए आपस में बराबर। तो पूछ रहा है कि जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो इस जीवा BC के द्वारा केंद्र पर ये वाला कोण बन रहा है, तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो जब ये त्रिभुज का सभी भुजा बराबर है तो सभी कोण भी बराबर होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब जब सभी कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आकृति दिया हुआ है, इसमें ACB कोण ACB का मान क्या होगा? ACB इस कोण का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि वृत्त में एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बना हुआ कोण का दोगुना होता है। तो इस चाप द्वारा केंद्र पर जब 50 डिग्री बनाए तो इसका आधा हो जाएगा वृत्त पर, तो यहाँ 50 है तो ये हो जाएगा 25 डिग्री। इसका सी हो जाएगा। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है? एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसका सब भुजा बराबर हो। तो प्रत्येक भुजा इसमें है 6 सेंटीमीटर करके इसका, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है
इसका √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4 हो गया, भुजा दिया हुआ 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुने 6 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे इसको, 2 दूने 4, ये हो जाएगा 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6, आ गया 3 गुने √3, 3 और 3 को गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, √3 का हो जाएगा √3, तो 9√3 ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा है। एक कोण, कोई भी कोण पूछ रहा है कि उस कोण का माप क्या होगा जो अपने संपूरक कोण का आधा है। तो संपूरक कोण कहते हैं जब दो कोण मिल करके और 180 डिग्री होता है, तो वो कहलाता है संपूरक कोण। अब हम यहाँ मान लेते हैं कि एक कोण x है मेरा, इसी का मान हमको निकालना है कि उस कोण का मान क्या होगा। ये कोण जो है x जो है वो अपने संपूरक कोण, तो x का संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस x, तो अपने संपूरक कोण का आधा है, तो इसका आधा कर दिए। एक हम कोई भी कोण मान लिए कि x है वो, अब इसका संपूरक, तो संपूरक 180 माइनस x को घटाएंगे जो होगा वही हो जाएगा संपूरक, तो x जो है वो अपने संपूरक कोण का आधा है, तो x बराबर हो गया 180 माइनस x बटे 2। अब इससे निकालेंगे ये x को 2 से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इधर 2x और इधर हो जाएगा 180 माइनस x, ये x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर आकर के हो जाएगा 3x बराबर इधर 180, इसलिए x बराबर हो जाएगा 180 बटे 3, ये हो जाएगा 60, तो x का मान हो जाएगा 60 डिग्री। आगे दिया हुआ है कि r त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले बेलन, एक बेलन है जिसका त्रिज्या है r और ऊंचाई है h, का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से क्या है। इस बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कहने का मतलब हो गया कि ये जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकालते हैं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये किनारे किनारे का क्षेत्रफल इसका, और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल में ये किनारे का क्षेत्रफल प्लस नीचे में जो एक ये वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल प्लस ऊपर में जो एक वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल सभी जुड़ जाएगा, तब वो इसका हो जाएगा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल में बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा प्लस एक नीचे एक वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh प्लस नीचे एक वृत्त है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr² प्लस ऊपर जो वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल भी हो जाएगा πr²। तो ये हो गया 2πrh प्लस πr² और πr² 2 बार है तो ये हो जाएगा 2πr², तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, 2πrh प्लस 2πr²। इसी को ही फिर हम लोग जब कॉमन ले लेते हैं तो लिखते हैं 2πr इंटू 2πr इसमें भी है 2πr इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा h प्लस यहाँ बच जाएगा r, तो यही हो जाता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr इंटू h प्लस r। अगला है कि एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक घन ये दिया हुआ है, इसका आयतन दिया हुआ है 512 घन सेंटीमीटर, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा Q, ये Q, तो घन का आयतन हो गया ये 512। 512 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं 8 गुने 8 गुने 8, तो ये हो जाएगा ये Q बराबर 8, जब 3 बार है तो इसको लिखेंगे 8 का पावर 3। अब ये यहाँ पर भी 3 इसका पावर इसका भी पावर 3, ये खत्म हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 8, मतलब घन का भुजा निकल गया मेरा 8। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू ये स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 गुने 8 गुने 8, इसको जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 384।
अगला है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। एक शंकु है, इसका तिर्यक ऊंचाई कहते हैं तिरछा ऊंचाई को, तो ये हो गया तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल करने का मतलब हो गया ये इधर किनारे किनारे वाला क्षेत्रफल, उसमें ये नहीं शामिल रहेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर दिया हुआ है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, एल होता है तिर्यक ऊंचाई जो दिया है 10, तो ये 7 और 7 कट जाएगा, बच जाएगा 22 गुने 10, तो हो जाएगा 220। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के माध्य होंगे। प्रथम 5 प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को। तो गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होता है? गिनती जब हम लोग कहीं कोई भी चीज़ गिनना रहता है तो 1 से शुरू करते हैं, तो गिनती की संख्या 1 से शुरू हो जाएगा। 1 2 3 4 5, यही हो गया प्रथम 5 प्राकृत संख्या। अब इसका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ करके, और ये कुल 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। अब 15 को 5 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आगे है दिया हुआ है 5 2 3 5 4 11 ऐसे करके दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि 5 की बारंबारता क्या है? बारंबारता मतलब 5 कितना बार आया हुआ है, तो इसमें 5 जितना बार आया होगा वही हो जाएगा इसका बारंबारता। 1 हो गया यहाँ, 2 3 4 5 6, 5 जो है वो कुल 6 बार आया है, तो इसमें 5 की बारंबारता इसका हो जाएगा 6। आगे दिया है कि वर्ग अंतराल 10 से 20, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, दोनों को जोड़ के 10 से भागा दे देते हैं। तो यहाँ पे ऊपरी सीमा है 20 और निम्न सीमा है 10, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, तो हो जाएगा 30/2 यानी कि हो जाएगा 15। यही हो जाएगा इसका वर्ग चिन्ह 15। अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता है। पासे कहते हैं लूडो का गोटी को। लूडो का जो गोटी रहता है उसमें 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ रहता है। 1 2 3 4 5 6 तक लिखा हुआ रहता है। अब इस लूडो का गोटी को है उसको 1000 बार फेंका गया। 1000 बार इस लूडो का गोटी को फेंका गया, तो इसमें 3 जो है वो 150 बार आया था। जब लूडो का गोटी को 1000 बार फेंका तो 3 जो उसमें आया है वो 150 बार आया, तो 3 जो आया 150 बार, इसकी प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता जो है वो होता है कि जो 150 बार आया तो वो मेरे फेवर का हो गया, तो ऊपर में हो जाएगा 150, और कुल 1000 बार फेंका गया तो नीचे हो जाएगा 1000। अब ये 0 0 खत्म हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 5 × 15 और ये 5 से हो जाएगा 20 × 5 100, तो हो जाएगा 3/20। 3/20 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है और ये बहुत ही आसान है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है। जो घटना असंभव कभी हो ही नहीं सकता है। जैसे ऐसा कुछ उदाहरण कौन सा एक हो जाएगा असंभव घटना का जो कि कभी नहीं हो सकता है? तो उस तरह का घटना का उदाहरण एक हम जैसे ले लें कि सूर्य का पश्चिम में उगना, ये घटना कभी नहीं घट सकता। सूर्य कभी पश्चिम में नहीं उग सकता है, तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो असंभव घटना जो घटने का रहता है उसका प्रायिकता हो जाएगा 0। और यही अगर रहता कि जो घटना कन्फर्म है घटने का, कि जो घटना घटने का कन्फर्म अगर रहता है कि ये होगा ही होगा, जैसे कि सूर्य का पूर्व में उगना,
ए कन्फर्म है तो उसका प्रायिकता हो जाएगा 1। यानी भी कोई भी घटना की प्रायिकता जो है वो 0 और 1 के बीच ही होता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 और 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। 0 से कम भी नहीं हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। तो जो कन्फर्म है घटना उसका हो जाएगा 1, और जिसका घटना कन्फर्म है कि ये नहीं हो सकता है, असंभव है कोई घटना, तो उसका प्रायिकता हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसमें से कितना क्वेश्चन खुद से भी बन जा रहा था ये चीज़ चेक करना है, और जो नहीं अगर बनने जैसा है तो उस क्वेश्चन को फिर से वीडियो वहाँ पे बैक करके और उसको क्वेश्चन को फिर से देखना है बना करके। कोई भी क्वेश्चन तो ऐसा नहीं लगता है कि जो नहीं समझ में आया होगा। आगे चैनल पे बना रहना है, बेल आइकन दबा लेना है ताकि दूसरा वीडियो जब शेयर करेंगे तो नोटिफिकेशन मिल सके, और आगे भी तैयारी कर लेना है अच्छा से। अब समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। थैंक यू।